हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन, क्लास नंबर 19। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी। और दोस्तों आज आखिरी दिन है साइंस का जो नया फाउंडेशन बैच जो शुरू हो चुका है, बिल्कुल लाइव बैच। ठीक है, आज रात्रि 12 बजे तक विशेष ऑफर रहेगा, मात्र 599 रुपए मिल जाएगा। और अगर किसी को जल्दी सिलेबस करना है तो वीओडी बैच के माध्यम से भी वो कर सकता है। इंडिया 200 कोड है, तो प्ले स्टोर पे जब जाएंगे साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करेंगे, पेड कोर्स में जाएंगे निर्माण बैच, तो ये आप लोगों को कूपन कोड वहां पर दिख जाएगा। जैसे अप्लाई करेंगे 200 रुपए ऑफ हो जाएगा। कॉम्बो में आप लोगों को चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। यहां पर डेमो भी अवेलेबल है, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। करे चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बताइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को बोला गया है कि एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, इसका अगला समजातीय श्रेणी का सदस्य कौन सा होगा, नेक्स्ट मेंबर कौन सा होगा। पहले तो आप लोग इसकी जाति बताइए, ये है क्या एक्चुअली में। तो देखिए, अगर आप लोग देखोगे कार्बन की संख्या है 6। अगर मैं इसमें 2 से गुना कर दूं और 2 जोड़ दूं, यानी 6 दूनी 12 प्लस 2 आप लोग करोगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो क्या ये ऐसा हो रहा है कि नहीं? मैं क्या करूं, अगर इसको कार्बन की संख्या 6, अगर इसको मैं 2 से गुना कर दूं और 2 माइनस कर दूं, यानी 6 दूनी 12 और 2 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। दोस्तों ये किसका फॉर्मूला होता है? CnH2n-2। ये एल्काइन का फॉर्मूला होता है। तो ये एक एल्काइन है 6 कार्बन वाला। तो अगला सदस्य कौन सा होगा? 7 कार्बन वाला होगा। तो n का मान 7 रख दीजिए। क्लियर है? तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 7 दूनी 14, 14 में से 2 माइनस करोगे तो 12। तो C7H12 दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बताएं कौन सा मिश्रण टिंडल प्रभाव दिखाएगा। तो देखिए दोस्तों, मिश्रण जो है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका समांगी मिश्रण, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है विषमांगी मिश्रण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोस्तों विषमांगी मिश्रण भी आप लोगों का 2 प्रकार का होता है। एक होता है आप लोगों का कोलोइड और एक होता है सस्पेंशन, जिसे हिंदी में आप लोग निलंबन बोलते हैं। देखिए दोस्तों, टिंडल इफेक्ट किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कोलोइड के द्वारा। तो बेसिकली कोलोइड आप लोगों को पहचानना है। पानी में सोडियम क्लोराइड जब आप लोग डालोगे, यानी नमक डालोगे, तो ये तो क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो यहां पर आप लोगों को टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली जब पानी में कॉपर सल्फेट आप लोग घोल दोगे, ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, यहां पर भी देखने को नहीं मिलेगा। पानी में चीनी, ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, यहां पर भी देखने को नहीं मिलेगा। पानी में शाई यानी इंक डालोगे तो ये किस प्रकार का है? ये एक प्रकार का कोलोइड बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखो। पानी में जब आप लोग थोड़ा मिल्क डाल रहे हो या पानी में इंक डाल रहे हो, ये क्या है? कोलोइड है। और जो कोलोइड होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, आ जाओ। कौन सा मिश्रण टिंडल प्रभाव, अच्छा ये देखो दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों का ये है, क्वेश्चन ये हटाओ। क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस में, है ना, इनमें से किस में प्लांट जो होते हैं, यानी जो पौधे होते हैं, वो अपना वेस्ट का मतलब है अपशिष्ट पदार्थ स्टोर करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं प्लांट के, वो आप लोगों को कहां पर मिलेंगे, किस चीज में मिलेंगे बताओ। तो दोस्तों जैसे हमारी बॉडी में वेस्ट बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, वैसे प्लांट में भी बनते हैं। तो प्लांट अपने वेस्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ का संग्रहण कहां कहां पर करता है? देखो, एक तो क्या होता है दोस्तों, जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर काफी खाली स्पेस होता है। प्लांट की कोशिका की बात करी जाए, जिसे वैक्यूल बोलते हैं, हिंदी में रसधानी बोलते हैं, या इसे हम लोग रिक्तिका भी बोलते हैं। तो एक तो दोस्तों यहां पर अपना वो वेस्ट स्टोर करता है वैक्यूल में। ठीक है, और दोस्तों मुझे बताएंगे प्लांट अपना कुछ वेस्ट लीफ यानी पत्ती में भी स्टोर करते हैं। तो अगर पत्ती में बहुत ज्यादा वेस्ट जब हो जाता है तो पत्तियां क्या हो जाती है, झड़ जाती है, जिसके माध्यम से उनका वेस्ट निकल जाएगा। दोस्तों और कहां पर करता है? जो इनके ओल्ड जाइलम होता है ना, ओल्ड जाइलम, पुराना जो जाइलम हो जाता है, उसमें भी वो क्या करता है, संग्रहण करता है। और मुझे बता सकते हो कहां पर करता है? दोस्तों कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं
जिनमें कुछ पदार्थ बनता है जैसे रेजिन और गम, तो वो बेसिकली उनका जो वेस्ट होता है, वो अपशिष्ट होता है, वो रेजिन और गम में स्टोर हो जाता है, या मैं बोलूं रेजिन और गम के रूप में उनका वेस्ट बाहर निकलता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या आ रही है बात समझ में? ललित जी पढ़ लो तो क्या हो गया, दिक्कत हो जाएगी क्या पढ़ लोगे तो? बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। बताओ, निम्नलिखित में से किसने तत्व की पहली प्रयोगात्मक रूप से एक्सपेरिमेंट के रूप में एक परिभाषा दी एलिमेंट की? दोस्तों देखो, पहले तो मुझे यह बताओ, जो एलिमेंट है जिसे हिंदी में तत्व बोलते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इस वर्ड का इस्तेमाल बताओ। पहला क्वेश्चन तो यह है। दूसरी बात दोस्तों, एलिमेंट यानी तत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा किसने दी थी? तत्व आप लोग जानते हैं उनको बोलते हैं जिनको और आप लोग सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सके, जिन्हें और सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सके, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट हैं। क्या हाइड्रोजन किसी से मिलकर बना हुआ है? क्या नहीं, इसको और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। तो अगर बात करी जाए दोस्तों, इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था। और अगर आप लोगों से पूछा जाए तत्व की परिभाषा किसने दी थी? तत्व की परिभाषा दी थी एंटोनी लेवोजियर ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो रॉबर्ट बॉयल थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एलिमेंट, है ना, एलिमेंट शब्द का जो इस्तेमाल किया था वो रॉबर्ट बॉयल ने किया था। वर्ष भी ध्यान रखिएगा 1661 में। अगर आप लोगों से पूछा जाए एलिमेंट यानी तत्व की परिभाषा किसने दी थी, इसको डिफाइंड किसने किया था, तो दोस्तों इनका नाम है एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो इन्होंने ही डेफिनेशन दी थी, परिभाषा दी थी एलिमेंट की यानी तत्व की। क्लियर? सर एनसीईआरटी ने साइंस में जो चैप्टर हटाए उन्हें पढ़े या नहीं पढ़े? देखो ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होने वाला है, एएलपी चलने वाला है, टेक्निक, इनको आज तक ये नहीं पता पड़ा कि जो चैप्टर हट गए वो नहीं पढ़ने होते हैं। 2 साल हो गए हटे हुए, 2.5 साल पुरानी बात हो गई, और फिर बोलते हैं सर हमारा सिलेक्शन नहीं होता। ग्रुप डी में कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस बार कुछ कथन वाले क्वेश्चन पूछ लिए, तो क्या नया कर लिया बताओ? आपको तो बस ऐसे चाहिए कि भैया बस सर मुझसे क्वेश्चन में ये पूछ ले हमारी पैर कितने होते हैं, टांगे कितनी होती है, तो बस ये घुमा के नहीं पूछ ले कि बताओ हाथों की संख्या 3 है, पैरों की संख्या 1 है, दांतों की संख्या 44 है, बताइए इन तीनों में से कौन से कथन सही है, कौन, ये नहीं पूछना चाहिए। बस सीधे सीधे पूछना चाहिए कि हमारी टांगे कितनी होती है। आगे बात समझ में? और कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरा ग्रुप डी का पेपर बहुत टफ गया। एक बच्चे बोलो सर मेरा पेपर बहुत, मतलब बाकी तो जो पढ़ते हैं उनका तो देखो चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इस पे है ना, साइंस हो, सबका अच्छा जाता है, लेकिन सर मेरा मैंने बोला, फ़ोन पे रोने लग गया वो, बोला सिलेबस पढ़ा था? हाँ सर मैंने पढ़ा था। मैंने एक चीज़ पूछा, बोले नहीं 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 सर मैंने नहीं पढ़ा। मैंने दूसरा पूछा, एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा। बोले सर मैं तो टॉप 100 क्वेश्चन या मतलब 10 दिन से पढ़ रहा था सर, मैं तो सिलेबस कभी पढ़ा ही नहीं। और केवल साइंस की बात नहीं है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, मैथ्स हो, जब तक आप सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तो कैसे करोगे? बोलो यस और नो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बताओ, एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की स्थिति बताओ। देखिए दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के सामने हमने क्या रखी? एक वस्तु को रखी, और जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? वास्तविक और उल्टी बन रही है और छोटा बन रहा है। तो बताओ वस्तु को कहां पर रखा होगा? देखिए दोस्तों, इस तरफ आपका एक फोकस होता है, एक फोकस आपके इस तरफ होता है। लेंस से जितनी दूरी पर फोकस है उससे डबल डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया, जिसको मैंने क्या बोल दिया? 2f बोल दिया। आपको पता है जब भी उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को 2f पर रखोगे तो प्रतिबिंब ना छोटा बनता है ना बड़ा बनता है, समान आकार का बनता है। तो कुल मिला के अगर ऑप्शन में 2f है तो वो तो हटा दो। अगर दोस्तों किसी वस्तु को अनंत पे रखते हो तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? बहुत छोटा बनता है, तो ये भी नहीं हो सकता। बोलो यस और नो। क्लियर है? अगर ये जो लेंस का जो मध्य बिंदु है जिसे ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, अगर इसके और इसके बीच में आप लोग अगर वस्तु को रखते हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है, रियल बनता ही नहीं है। तो दोस्तों एक इसको भी मैं हटा दूं। बोलो यस और नो। अब 2 ऑप्शन बचे कि बताओ कहां पर रखे? बताओ।
F और 2F के बीच में रखूं या 2F के इधर रखूं? देखो दोस्तों, 2F के जब इधर रखोगे इस केस में भी रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और F और 2F के बीच में रखोगे इस केस में भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन साइज की बात करें, अगर 2F के लेफ्ट में कहीं पर रखते हो इस जगह तो प्रतिबिंब बनता है छोटा, और अगर राइट में कहीं पर रखते हो तो प्रतिबिंब बनता है बड़ा। तो F और 2F के बीच में ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 2F से परे, ऑप्शन नंबर डी। जब आप लोग 2F से इधर कहीं पर रखोगे तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो आप लोगों से पूछा गया छोटा प्रतिबिंब 2F से परे। अगर इधर राइट में कहीं पर रखोगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ गई बात समझ में? बोलो बोलो। तो बियॉन्ड 2F जब रखोगे तो प्रतिबिंब डिमिनिश्ड बनेगा, छोटा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्लियर है क्या? कहानी समझ में आई या नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। बताओ। एक बच्चा बोल रहा है ALP CBT 1 के लिए कौन सी क्लास को देखे जिससे सिलेक्शन हो जाए। एग्जाम में 10 दिन बचा है, आपने क्या सिलेबस पूरा कर लिया क्या? विराट बैच में मैंने पढ़ाया था? नहीं सर। बाद में मैंने 45 डेज में आप लोगों को पूरा करवाया, रिवीजन वो करा? नहीं सर। लास्ट में 1000 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ पूरा, उससे वो कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो आज ही आया हूँ। अब देख लो, मैंने 3 ऑप्शन दिए हैं, आपकी इच्छा उससे कर लो। निर्माण बैच कराया? नहीं सर। अगर वो कर लेते तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि भाई इसके लिए कैसे करूं, उसके लिए कैसे करूं। आ जाओ। स्वतंत्र रूप से रहने वाली कोशिकाओं को सबसे पहले किसने और किस वर्ष देखा? देखिए दोस्तों, कोशिका की जो खोज करी थी वो किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कौन से वर्ष में करी थी? 1665 में करी थी। लेकिन ये कोशिकाएं इन्होंने कहां पर देखी थी? दोस्तों, जो प्लांट होता है, पेड़, दोस्तों जो उसकी बार्क होती है ना, छाल है ना, उसका एक पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्क। तो दोस्तों उन्होंने इसका अध्ययन किया और देखा ये कॉर्क जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जिसे सेल यानी कोशिका नाम दिया। क्या ये फ्री थी क्या? नहीं। देखो कितनी सारी कोशिका एक साथ है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या करा, जो पॉन्ड का वाटर था, तालाब का पानी था, उसमें कुछ सूक्ष्म जीव देखे जो जिसमें केवल एक ही कोशिका है, मतलब बेसिकली फ्री सेल है ना, और ये लिविंग सेल थी, लिविंग सेल, जीवित कोशिका थी, है ना, या मैं बोलूं सूक्ष्म जीव। इसको दोस्तों किसने देखा? एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने देखा। कब देखा? 1674 में देखा। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या दोस्तों? कब देखा? 1674 में देखा। आ गई बात समझ में? फ्री लिविंग सेल, लिविंग सेल थी। इन्होंने जिन सेल को देखा था वो लिविंग थी, जीवित कोशिका थी, जबकि ये कोशिका कौन सी थी? डेड थी, मृत थी। मृत कोशिका किसको बोलते हैं? जिन कोशिका में कोई भी एक्टिविटी यानी गतिविधि नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लो। बताओ बताओ, आ जाइए दोस्तों। कोशिका तथा उनके कोशिकाओं की जटिल संरचना का अवलोकन और समझ रूप से किसकी खोज के बाद संभव हो पाया? देखिए दोस्तों, पहले हमको नहीं पता था कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। जैसे 1665 में कोशिका की खोज हो गई थी। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करी जाए, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। इसकी खोज कब हुई थी? कौन से वर्ष में हुई थी? बताओ, वर्ष मुझे बताओ, और किसने करी थी, दोनों बताओ। तो खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। अगर आप लोगों से वर्ष पूछे, ईयर पूछे, तो क्या हो जाएगा? 1800। बताओ। अरे यार 1940 का आंसर दे रहे हो, 1831। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हमने देखा कोशिका में और भी कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है। तो ये कब पॉसिबल हो पाया? जब हमने इसको बिल्कुल जूम करके देखा। तो जूम करके कब देख पाएंगे? जैसे आज मुझे बताओ, आज से 20 साल पहले वाले जो मोबाइल थे उसमें जो कैमरे थे, उससे क्या आप लोग दूसरी बिल्डिंग को देख सकते हो? क्या जूम करके इतना नहीं फट जाता था। लेकिन आज के जो फोन आ रहे हैं उसके कैमरे इतने शानदार है, आप लोग जूम कर करके, है ना, 200-200 मीटर तक की चीजें आप लोग आसानी से देख सकते हो। तो सिमिलरली दोस्तों एक माइक्रोस्कोप जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इसका जो मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बना था वो 1940 में बना था। तो इसके बाद में हमने जब देखा इस माइक्रोस्कोप से कोशिका के अंदर, तो देखा और भी कोशिकांग होते हैं। देखिए दोस्तों,
तो जो डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो कब हुई थी? 1940 में हुई थी। इसी के बाद में दोस्तों पॉसिबल हो पाया कि कोशिका की जो जटिल संरचना है उसको अच्छे से देखना है, इस कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। बोलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? देखिए दोस्तों, माइक्रोस्कोप अलग अलग प्रकार के होते हैं। सर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की बीम या इलेक्ट्रॉन की किरणें डालकर किसी को देखा जाता है। इसमें लाइट का यानी प्रकाश का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, चले आगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। सर मेरा कल एग्जाम में आशीर्वाद दीजिए नहीं होगा। सर ऐसा क्यों बोल दिया? मैं तो देखो कितना बढ़िया कमेंट कर रहा हूं सर। तो ये कमेंट बढ़िया नहीं है, बहुत बुरा कमेंट है। कल एग्जाम है, यहां पर कितने सारे 7 क्वेश्चन मैंने करा दिए जिसके माध्यम से 10-12 कॉन्सेप्ट सिखा दिए, लेकिन तुम वो आशीर्वाद चाहिए इसलिए तो नहीं हो पाया तुम्हें आज तक। ठीक है, आ जाओ। आप लोगों को दोस्तों एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है कि सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ। बताओ दोस्तों, कॉर्क में प्लांट का एक टुकड़ा है कॉर्क, उसमें दोस्तों वो बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है। तो बताओ ये कब देखा गया, ये कब ऑब्जर्व किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1665 में किया गया। तो मैं इसको लिख दूं क्या 1665? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। ठीक है। अगर बात करें न्यूक्लियस यानी केंद्र की खोज कब हुई थी? सर 1831 में हुई थी। दोस्तों कोशिका में जो लिक्विड पार्ट होता है, तरल भाग, इसके लिए एक शब्द दिया गया प्रोटोप्लाज्म। बताओ कौन से वर्ष में दिया गया? ये प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड दिया गया था वो J.E. पुरकिंजे साहब के द्वारा दिया गया था। बताइए दोस्तों कौन से वर्ष में दिया गया था? कौन मुझे बताएगा? 1839। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। 1839। देखो कहां गया? देखो पुरकिंजे ने 1839 में ये वर्ड दिया था। ठीक है, 1839 में। अब आप लोग मुझे बताओ, स्लाइडेन और स्वान ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका के बारे में कई बात बताई कि कोई भी जीव होता है ना उसमें कोशिका मिलती है, कोई भी जीव हो उसमें कोशिका। तो इसको बोला गया कोशिका सिद्धांत। ये कब दिया गया? कौन से वर्ष में दिया गया? तो देखो एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि स्लाइडेन साहब ने 1838 में बताया था, इन्होंने 1839 में। यानी बेसिकली 1838 और 1839 का समय है। ठीक है, अब आप लोग मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या हुआ, ये वाली चीज हुई, तो 4 आपका सबसे पहले आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ? तो 1831 पहले आता है ना, तो 4 के बाद में आएगा 1, तो 4 के बाद में आएगा 1, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन आपका होगा। तो 4 के बाद में आएगा 1। अब आप लोग सोचोगे कि सर मैं इसको सही लगाऊं या इसको दोनों ही। देखो कोशिका सिद्धांत का कुछ पार्ट स्लाइडेन साहब ने 1838 में बता दिया था कि भाई ये चीज होती है, तो इसको पहले रखेंगे। तो ये 4, 1, 3 और फिर 2। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन कैसा लगा? क्या एक ही क्वेश्चन से आप लोगों को मजा आया या नहीं आया? बताइए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। सर कल मेरा एग्जाम था, साइंस में बढ़िया पेपर हुआ, तो सबका होगा बढ़िया। अगर कोई तैयार, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगर आपका खराब जा रहा है उसमें भी मेरा रोल नहीं है, अगर आपका बढ़िया जा रहा है उसमें भी मेरा रोल नहीं है। मैं तो दोस्तों पढ़ा ही रहा हूं, जो साथ में मेहनत करेगा उसी का तो आएगा स्कोर यार। बोलो। अब जैसे मान लो आपका भी है ना, आपके पड़ोसी वगैरह है ना, ध्यान समझना, अभी आपको कितने ताने मारते होंगे कि यार कुछ नहीं पढ़ता, ये पता नहीं, आपके माता पिता को भी बोल देते होंगे वो कि आपके पैसे खराब कर रहा, कुछ भी नहीं, ऐसे कोई पढ़ाई होती है क्या? भाई मान लो शादी वगैरह में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा ही नाटक कर रहा है। कई बच्चे बताते हैं अपनी कहानी, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है उनका मुंह चुप हो जाता है। सिमिलरली दोस्तों आप भी उसी कैटेगरी में हो। आप ये मत सोचो आपके साथ में बुरा हो रहा है, ये इंसान का बिहेवियर है। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि मेरे चॉइस सही हो गए, तो उसके नीचे कमेंट जाके बोलेंगे हे आंसर की आंदे, ये आंदे। मतलब आपको पता है कि उसने कितनी मेहनत करी है, नहीं करी, लेकिन बस कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आके बोलते हैं कि कमेंट करते हैं कि सर मेरा तो पेपर बहुत बेकार हुआ, करंट एक क्वेश्चन में नहीं मना कर। उसमें तो जाके आप नहीं बोलते, उसके भी मजे लेते हो आप कि भाई भूल जा, अगले साल होगा। तो आप खुद भी आप अपनी आदतों को सुधारो। अगर आप लोग चाहते हो कि यार दुनिया आपके साथ में सही से बिहेव करे, तो आप भी दूसरों के साथ में सही बिहेव करना स्टार्ट करो। जैसे यार बुरा लगता है कुछ बच्चे जब सेलेक्ट होकर आते हैं ना, कई बच्चों के लिए ऐसे कमेंट करते हैं आपकी क्लास में से कुछ, ये तो सर है ना, ये तो 40 साल का बूढ़ा लग रहा है,
भाई उनके पास में इतने पैसे नहीं है जो आपकी जैसे रोज फेयर लवली या बढ़िया बढ़िया क्रीम लगा पाए। वो इतने संघर्षों में, बोलो गलत बोल रहा हूँ क्या? तो मतलब कुछ ही बच्चों के बोल रहा हूँ, 10-15 बच्चों के, सबकी बात नहीं है। अब यार वो बच्चा जब उसके माता पिता कमेंट पढ़ते होंगे उसके कि यार हमारा बच्चा सेलेक्ट, इतनी मेहनत करके सेलेक्ट हो गया, आज भी देखो इसको बच्चा कैसे बोल रहा है, ये तो सर बूढ़ा लग रहा है, ये तो सर ये है। आ जाओ, स्क्लेरेनकाइमा सभी में पाया जाता है। ये टिश्यू किस में पाया जाता है, ये उत्तक किस में पाया जाता है? देखो दोस्तों, प्लांट में यानी पादप में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो आप लोगों के क्या होते हैं? बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक यानी विभजोतक और एक परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। एक होता है दोस्तों सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सरल स्थायी उत्तक, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल स्थायी उत्तक। बोलो सही बोल रहा हूं मैं? ये भी दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पेरेनकाइमा, एक कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेनकाइमा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला टिश्यू कहां पर पाया जाता है? क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जा रहा है, और ये काम क्या करता है ये भी बताएंगे। चलिए बात करते हैं, एनसीईआरटी की ही मदद लेते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा पहले करता क्या है? ये हार्डनेस यानी कठोरता प्रदान करता है। बहुत बढ़िया। जैसे आपने देखा होगा जो नारियल की ऊपर की जो भूसी होती है, हस्क ऑफ कोकोनट बोलता है, कितनी हार्ड होती है, कठोर होती है, तो उसमें आपका ये वाला टिश्यू पाया जाता है। जैसे अखरोट, वॉलनट की कवरिंग देखोगे कितनी हार्ड होती है, उसमें ये वाला टिश्यू पाया जाता है। अब बात आती है कि चलो सर 2-3 तो आपने बता दिया, और कहां कहां पर पाया जाता है सर? और बताएंगे। देखो ठीक है, देखो दोस्तों सुन लो, अराउंड वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल के चारों ओर पाया जाता है, सवेनी बंडल के चारों ओर पाया जाता है एक तो। अब सर ये वस्कुलर बंडल क्या होता है? दोस्तों आपको पता है वस्कुलर टिश्यू किसको बोलते हैं? सवेनीय उत्तक किसको बोलते हैं? वो उत्तक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, परिवहन का काम करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि जाइलम पानी का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, फ्लोएम फूड यानी भोजन का परिवहन कराता है, तो इनको मिला के आप लोग बोल सकते हैं वस्कुलर बंडल यानी सवेनी बंडल। तो इन टिश्यू के चारों ओर भी आप लोगों का ये स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। आगे बात समझ में? सर और कहां पर पाया जाता है? वेन्स ऑफ लीव, जो पत्तियों की शिराएं होती है ना। अब शिरा किसको बोलते हैं? देखो, या इसको सही वर्ड लिख लो, धारी। धारी में देखो दोस्तों, आपने अगर पत्तियां देखी होगी तो उसमें कुछ ऐसे धारियां नजर आती है कि धारियां, तो उनमें आप लोगों का पाया जाता है। बताओ और कहां पर पाया जाता है? प्रेजेंट इन स्टेम, तने में पाया जाता है। बोलो यस और नो। और कहां पर पाया जाता है? जो कोई बीज होते हैं या कोई नट्स होते हैं उनकी कवरिंग में पाया जाता है, नारियल के चारों ओर पाया जाता है। क्या यहां पर कुछ पाया जाता है? कि ऐसा कुछ है, लिखा हुआ ही नहीं है एनसीईआरटी में कहीं पर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताए। ठीक है, बताओ। वह उत्तक जिसमें उपकला कोशिकाएं भीतर की ओर मुड़कर बहुकोशिकीय संरचना बनाती है मुख्य रूप से किसके निर्माण को दर्शाता है? देखो दोस्तों, हमारी बॉडी में एक टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक। पाया जाता है नहीं पाया जाता? उपकला उत्तक अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाएं बिल्कुल पतली पतली और चपटी चपटी होती है, इसको बोलते हैं स्क्वेमस, हिंदी में बोलते हैं शल्की उपकला उत्तक। बोलो बात सही है नहीं है? कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाओं का शेप बिल्कुल ऐसे होता है, कॉलम, एक स्तंभ के जैसे होता है, तो इसको बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं स्तंभाकार उपकला उत्तक। क्लियर है? बोलो यस और नो। दोस्तों कुछ कुछ उपकला उत्तक ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका से अंदर की ओर ऐसे मुड़ी हुई होती है, ऐसे अंदर की ओर ऐसे मुड़ी हुई होती है, अंदर की ओर ऐसे मुड़ी हुई होती है, तो इस उपकला उत्तक को बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं एनसीईआरटी में लिखा हो ग्रंथिल, तो ग्रंथिल उपकला उत्तक। और दोस्तों इन्हीं उत्तक से कुछ पदार्थ निकलता है, कुछ सब्सटेंस निकलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलो मजा आ रहा है ये नहीं आ रहा? आ रहा है? दिमाग के तार खुल रहे हैं? मजा आ रहा है क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं वो आपकी इच्छा है, आप टेस्ट दे सकते हो साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन पे, एएलपी के और टेक्नीशियन के। देखो पहले बोल दूं सेक्शन वाइज है, लेकिन आप उससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग ये देखो कितने सही कर पा रहे हो, एटलीस्ट साइंस के तो आप देखो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है ना, वो वही है जो सिलेबस में। आ जाओ,
कौन सा संयोजन चिकनी पेशी कोशिकाओं का सही वर्णन करता है? दोस्तों स्मूथ मसल सेल के बारे में बताइए। देखिए हमारी बॉडी में जो मसल होती है, जो मांसपेशी होती है, वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, कोई बता सकता है क्या? बताओ। एक होती है स्केलेटल मसल, जिसे आप लोग हिंदी में कंकाल मांसपेशी बोलते हैं। एक होता है स्मूथ मसल, जिसे आप लोग हिंदी में चिकनी मांसपेशी बोलते हैं। और एक कौन सी होती है? कार्डियक मसल, जिसे आप लोग हिंदी में हृदय मांसपेशी बोलते हैं। दोस्तों मसल भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आपको इस वाली मसल के बारे में मेरे को 2-3 चीजें बतानी है। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये वाली मसल, ये वाली मांसपेशी कहां पर पाई जाती है? बताओ। पहले तो इसका आंसर बताओ, फिर चलेंगे आगे। पहले इसका आंसर बताओ, कहां पर पाई जाती है? कहां पाई जाती है बताओ, कहां पर पाई जाती है बताओ। वेरी गुड यार, 1-2 जने बता रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेडुला में पाई जाती है। अरे वाह यार, क्या बात है यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। इंटरनल, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बोला है कि सर आंख में जो हमारी आइरिस होती है ना, आइरिस उसमें पाई जाती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है। एक तो दोस्तों आइरिस ऑफ द आई यहां पर पाई जाती है। यूरेटर जो हमारी मूत्र वाहिनी होती है उधर पाई जाती है। ठीक है, यूरेटर। अब आप देख लो आपकी क्या हालत है, मूत्र वाहिनी में पाई जाती है। ठीक है, और कहां पर पाई जाती है बताओ? जो हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंकी होती है ना, ब्रोंकी, जिसे आप लोग श्वसनी के नाम से भी जानते हो, ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई, तो उसमें भी आपका पाया जाता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो कोशिका होती है उसकी शेप कैसी होती है? कैसे सिलेंड्रिकल शेप होती है कि नहीं? दोस्तों ऐसी शेप होती है उसकी, ऐसी शेप होती है। इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप या धुरी नुमा आकृति। तो इसकी जो कोशिकाएं होती है उसकी शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है। दोस्तों इसकी कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है या एक से ज्यादा? सर एक ही न्यूक्लियस होता है, यानी यूनि न्यूक्लिएट होता है, एक केंद्र की होता है ना, एक केंद्र की है, एक केंद्र की है। चलिए अगर हम लोग बात करी जाए दोस्तों, इसमें कुछ अगर आप लोग देखोगे कोई ऐसे डार्क लाइट ऐसे कुछ पट्टी नजर आती है कि नहीं? तो एक ये कैसी है आप लोगों की? अनस्ट्रिएटेड है। तो बताओ स्पिंडल शेप की, यूनि न्यूक्लिएट यानी एक नाभिकीय बोल दो या एक केंद्र की बोल दो। वैसे कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके लिए सही वर्ड होता है केंद्रक। तो एक केंद्र की है और अरेखित, अनस्ट्रिएटेड, या बोल सकते हो आप लोग अधारीदार। बोलो मजा आया नहीं आया? बोलो मजा आया या नहीं आया? क्वेश्चन कैसा लगा? शानदार क्वेश्चन था या नहीं था? मजा आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक क्यों होता है? हाँ बिल्कुल, एक ओरियो वर्ल्ड नाम का बच्चा है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि सर ऐसे याद रख सकते हैं ना हम, कि जैसे देखो सर इस कोशिका का शेप ऐसा है, स्पिंडल शेप, ऐसा लग रहा है ना सर आंख के जैसा है, एक ही न्यूक्लियस है, एक ही केंद्रक है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि ये वाला जो आप लोगों का मसल होता है वो कहां पर पाया जाता है? एक तो आंख के आइरिस में पाया जाता है। कैसे चीजें रिलेट कर सकते हो, बहुत बढ़िया। ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक क्यों होता है? देखो ग्रेफाइट भी दोस्तों किससे बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है, कार्बन के एटम्स का बना हुआ है। अब इसमें जैसे एक कार्बन का एटम दोस्तों कितने कार्बन के एटम से जुड़ा होता है बताओ? 3 कार्बन के एटम से जुड़ा होता है, देख लो, है ना। जैसे मान लो अगर ये रहा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, तो जैसे ये रहा एक कार्बन का एटम, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे 3 से जुड़ा हुआ है ना। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो संयोजकता होती है 4। तो एक तरफ से ये जुड़ गया, एक तरफ से ये, एक तरफ से ये, तो एक इलेक्ट्रॉन का तो कुछ काम बचा ही नहीं, तो वो फ्री रह गया, जिसके मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसमें। और जब भी किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आराम से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये जो मान लो इधर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक लेयर से दूसरी में आ सकता है, दूसरे से तीसरे में से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बताए। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड किसको बोलते हैं? जिंक सल्फाइड को बोलते हैं। तो दोस्तों जब आप लोग इसका भर्जन करोगे तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? देखिए दोस्तों 2 प्रक्रिया होती है। एक तो होता है कैल्सिनेशन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं निस्तापन,
और एक प्रक्रिया होती है जिसे आप लोग बोलते हैं रोस्टिंग, हिंदी में भर्जन। इन दोनों ही प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है ऑक्साइड में बदलने के लिए, है ना। तो अगर ये सल्फाइड अयस्क है तो इसके लिए रोस्टिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई कार्बोनेट अयस्क होता है उसके लिए कैल्सिनेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। दोनों प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? ऑक्साइड में बदलना, बेसिकली जिंक ऑक्साइड आप लोगों का बना देना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ रोस्टिंग यानी भर्जन विधि में क्या करते हैं। मान लो इस जिंक सल्फाइड को हम लोगों को जिंक ऑक्साइड में बदलना है, इसके लिए हम लोग भर्जन यानी रोस्टिंग मेथड अपनाएंगे। तो इस मेथड में क्या होता है बताओ? एयर की प्रेजेंस में, वायु की उपस्थिति में क्या करा जाता है? गर्म करा जाता है। बहुत बढ़िया आशीष गुप्ता जी, बहुत बढ़िया, रोस्टिंग विद एयर, वेरी गुड। ठीक है गुप्ता जी, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए, बताइए बताइए। प्रोपेन अणु में, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? ये एक प्रकार का एल्केन है और 3 कार्बन वाले एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2, 3 दूनी 6 + 2, ये हो जाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में होंगे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इस कार्बन से एक तरफ से ये जुड़ा हुआ है, बची हुई 3 जगह। यहां पर इसके पास 2 जगह बची है, इसके पास में 3 जगह बची है। सब पे क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। आगे बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान से आप लोग समझ लो। पहले तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की शेयरिंग पूछ रहा है। कार्बन और कार्बन के बीच में पूछ रहा है कि नहीं, तो हमारा ध्यान इधर बिल्कुल नहीं रखना है, इधर बिल्कुल नहीं रखना है, इधर बिल्कुल नहीं रखना है। केवल दोस्तों एक पे ध्यान दे लो, क्योंकि जैसा इस जगह हो रहा है वैसे इधर होगा, वैसे इधर होगा। बोलो यस और नो। देखो दोस्तों ये बॉन्ड कैसा है? ये भी अधातु है, ये भी अधातु है। अधातु अधातु के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध। यस और नो? सहसंयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। और दोस्तों अगर ये सिंगल बॉन्ड बनाए तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इनकी क्या हुई है? शेयरिंग हुई है। बोलो यस और नो? बोलो। तो अगर मैं आपको बोलूं यहां पर इस बॉन्ड में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बोला जा रहा है कि तीनों कार्बन के एटम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है? यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, 3 4 5 6 7 8। सॉरी ये वाला बॉन्ड मैंने क्यों काटा? ठीक है 8। आ गई बात समझ में? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, तो बच्चे है ना बोल रहे थे कि सर 8 कहाँ से आ गया सर, है ना पता नहीं। कोई बोल रहा कोई बोलता सर चैलेंज करे क्या, 16 होना चाहिए। अरे ऑप्शन में 16 ही नहीं है तो कहाँ से लगाओगे? और आपसे ये थोड़ी बोल रहा है कि हाइड्रोजन कार्बन के बीच में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, मतलब हाइड्रोजन के भी थोड़ी काउंट करने थे, कार्बन के भी थोड़ी करने थे, केवल कार्बन के करने थे। मजा आया नहीं आया? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे दोस्तों, किस एज में बॉडी में कई चेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। प्यूबर्टी यानी यौवना आरंभ की बात हो रही है बेसिकली। तो दोस्तों अगर 10 से 12 वर्ष की उम्र की बात करी जाए, देखो एनसीईआरटी में लिखा हो 10 से 12 वर्ष की उम्र में जैसे पहुंचते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बॉडी में काफी चेंज आते हैं। आपको तो ये बताना है जो लड़का होता है, जो बॉय होता है, उसकी बॉडी में जो चेंज आते हैं उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, और जो गर्ल होती है लड़की, उसकी बॉडी में जो चेंज आते हैं उसके लिए कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। जैसे लड़के की बॉडी में क्या चेंज आएंगे? थोड़ी दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाएगी, आवाज़ थोड़ी सी क्रैक मतलब फटना शुरू हो जाएगी। अगर गर्ल्स की बात करी जाए दोस्तों, इनके थोड़ा ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा, है ना। जो हिप कमर होगी वो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। तो मुझे बताओ तो लड़कों में जो ये चेंज आता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन। और इसमें कौन सा है? एस्ट्रोजन। दोस्तों एस्ट्रोजन की स्पेलिंग क्या होती है? देखो आप लोगों की ये भी हो सकती है और एनसीईआरटी में लिखी हुई ये स्पेलिंग, तो दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बोलेंगे जब ओ साइलेंट रहेगा, ठीक है। देख लो देख लो देख लो देख लो, कहीं लिखा हुआ है क्या? टेस्टोस्टेरोन इन मेल और एस्ट्रोजन इन फीमेल। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? फीमेल में बात करें, लड़कियों की बात करी जाए, उसमें
एस्ट्रोजन, और लड़कों की बात करी जाए तो उसमें टेस्टोस्टेरोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ, बताएंगे, आ जाओ। उत्तल दर्पण में दर्पण के सामने कहीं पर भी रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? दोस्तों देखो, ये उत्तल दर्पण है। अगर आपने किसी वस्तु को अनंत पर रखा तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? इधर फोकस पे बनता है। और इसके अलावा कहीं पर भी रख लो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी रख लो, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? ये दर्पण के मध्य बिंदु को बोलेंगे पोल। तो पोल और फोकस के बीच में क्या होगा? कहीं ना कहीं बनेगा। तो ध्रुव और फोकस के बीच में और दर्पण के पीछे। बोलो यस और नो, बोलो। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आप में से किन किन बच्चों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया? जिनका हो गया वो यस लिखिए, और जिनका नहीं हुआ वो नो लिखिए। बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों का कल पूछा हुआ है ग्रुप डी का। ये ग्रुप डी में कल पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बताओ, इसमें कोई इशू है क्या? बताओ, कोई डर लग रहा है क्या? बच्चा भेज रहा सर पता नहीं क्या आ गया। देखो दोस्तों, मस्कुलर टिश्यू साफ ही लिख रखा है, टिश्यू है। नर्वस टिश्यू, हमारे बॉडी में 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, उनमें से एक नर्वस टिश्यू है नहीं है, तो ये एक उत्तक है, ये एक उत्तक है। ब्लड भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ये भी एक प्रकार का टिश्यू है। तो ये एक टिश्यू थोड़ी तो कोशिका है। बताओ इसमें, अब बताओ यार, ऐसे क्वेश्चन भी गलत करोगे क्या? बोलो, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बताओ। अमीबा में कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहले कौन सा कोशिकांग विभाजित होता है? दोस्तों मैं एक काम कर रहा हूं, आप मुझे बताना, मतलब एक छोटा सा प्लान है। देखो अपन एक बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, तो आपसे डिस्कस करना जरूरी है ना? तो बताना मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं प्लान तो कर रहा हूं मैं। दोस्तों मैं एक और चैनल बना रहा हूं, साइंस बाय नीरज सर, ठीक है? क्यों सर? बस यार, आपको जिससे और ज़्यादा कंटेंट दे सकूं और कुछ चीज़ें कर सकूं। तो जितना प्यार आपने इसको दिया है तो आई होप आप उसको भी दोगे ना। बातें पढ़ाने की होगी, कोई वो नहीं कि मैं व्लॉग चैनल बना रहा हूं जो मैं घर पे आज मैंने क्या खाया वो बनाऊंगा, वो नहीं। पढ़ाई से रिलेटेड काम होती है। आज तक भी मैं जीवन में वही किया है, वो काम नहीं होती कि पीछे 2 कैमरे लग के भग रहे हैं और मैं चाय पी रहा हूँ, ये पी रहा हूँ, है ना? नहीं, वही जिससे और आप लोगों को चीज़ें बेहतर से बेहतर करवा सकूँ। अमीबा में कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहले कौन सा कोशिकांग विभाजित होता है? देखिए दोस्तों, अमीबा ये कोशिका ही तो है। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, केंद्रक भी होता है, और भी पार्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होता है। अब आप लोगों को पता है अमीबा क्या करता है? जब इसका कोशिका विभाजन होता है, बेसिकली दो कोशिकाएं बनेगी, या मैं बोलूँ एक एक्स्ट्रा अमीबा बन गया, यानी अमीबा ने बच्चा कर लिया, तो इस मेथड को बोलते हैं बाइनरी फिजन। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विखंडन। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस आपका टूटता है। पहले आप देखो, यहां पर देखो, ये देखो न्यूक्लियस है ना, केंद्रक। थोड़ा बड़ा करके बताता हूं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आ जाओ। देखो ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। दोस्तों ये ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा। देखो ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब देखो ये जस्ट अलग होने वाला है। तो पहले न्यूक्लियस आपका अलग होता है, जैसे अलग हो जाता है फिर ये 2 अलग कोशिका बन जाएगी, ठीक है? तो पहले क्या होता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। बोलो यस और नो, ऑप्शन नंबर बी। आ रही है बात समझ में? बोलो, चले बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, बताओ कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम किससे आप लोगों को मिलेगी बताओ? तो ये जो हेमेटाइट है इससे तो आप लोगों को आयरन मिलती है। सिडराइट है, ये भी आयरन का अयस्क है। मोनोजाइट बताओ किसका है? जब तक मैं बताता हूं बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोनोजाइट आपका किसका है? देखो इसमें बहुत सारी मेटल पाई जाती है, स्पेशली बात करें अधिक मात्रा में थोरियम पाई जाती है, ठीक है? चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका शायद कल या परसों भी आया था और पहले भी ग्रुप डी में आ चुका है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, कोई नया नहीं है। बताओ, ऊंचे पौधे में पानी का ऊपर की ओर गमन मुख्यतः किसके कारण होता है? देखिए दोस्तों, कोई प्लांट बहुत उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है,
जैसे मान लो ये उसकी लीफ है, पत्ती है। अब दोस्तों पानी को ऐसे ऊपर, भाई अगर लंबा पौधा होगा तो यार पानी इतना ऊपर तक कैसे जाएगा, कोई मोटर वोटर तो लगाते नहीं हो, तो पौधों के अंदर पानी कैसे जाएगा ऊपर। देखो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पौधों की पत्तियों में छेद होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमेटा यानी रंध्र। ये छेद खुलते हैं, बंद होते हैं। तो जब ये छेद खुलेंगे तो जब इन पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इनका पानी क्या हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। उड़ जाएगा या नहीं उड़ जाएगा, बोलो यस और नो, उड़ जाएगा। तो यहां पर काफी कम प्रेशर, मतलब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। तो यहां पर पानी क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। तो इसकी वजह से यहां का जो पानी होता है ना, फिर और ऊपर के, भाई यहां पर पानी कम हो गया, प्रेशर काफी कम हो गया, जिसकी वजह से फिर पानी ऊपर की ओर आएगा। आगे बात समझ में। भाई आप पाइप से ऐसे पानी को सक करोगे तो पानी आएगा ना, तो यहां पर पानी क्या हो गया, काफी कम हो गया, प्रेशर काफी कम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है। यानी ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की वजह से पानी का खिंचाव हो रहा है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझ में। चले आगे, चलो बताओ। अब देखो आप बोल रहे हो कई बच्चे है ना कि सर स्टेटमेंट, वो तो पहले भी आते थे, कोई नया थोड़ी है। अरे कोई नया थोड़ी है सर, मैं 17 की एज से ही तैयारी करना शुरू कर दिया हूं। आपकी क्लास काफी दिन से समझ आ रहा है, 2025 में इंटर पास किया है। ओके उत्कर्ष जी, वेरी गुड। चलो आपको तो बात 17 में समझ में आ गई। कुछ बच्चे यहाँ बैठे जिनको 27 तक भी बात समझ नहीं आ रही, फिर बोलते हैं सर प्रोटेस्ट करो, एज रिलैक्सेशन दिलवाओ हमको, 40 साल करवाओ हमको, 45 साल करवाओ। आ जाओ। हवा में यात्रा करती हुई प्रकाश के किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, फिर कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, ये मान लेते हैं कांच का एक टुकड़ा है, यहां से कोई प्रकाश किरण यहां पर जा रही है, ये बाहर क्या है, वायु है। तो ये प्रकाश किरण कोई आई 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 आई, ये क्या है, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है। बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करिए जिसे बोलेंगे नॉर्मल यानी अभिलंब। दोस्तों पानी का वायु का अपवर्तनांक होता है लगभग 1, और कांच का कितना होता है, लगभग 1.5 बोल दो। अलग अलग कांच का अलग अलग होता है, लगभग 1.5 बोल दो। मतलब कुल मिला के ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। बोलो। तो जब रेयर से डेंसर में जाती है प्रकाश किरण, होता क्या है, देखो इसको जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये बेसिकली ये जो नॉर्मल अभिलंब इसकी ओर झुक जाएगी, कुछ ऐसी जाएगी, इसका अपवर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको बोलते हैं आपतन कोण, और ये जो अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण। बोलो बात समझ में आ गई। आप मुझे खुद बताओ कौन सा कोण ज्यादा होगा। आप तो पहले ये बताओ कौन सा कोण ज्यादा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या अपवर्तन कोण का मान कम होगा, आपतन कोण का मान ज्यादा होगा। बोलो यस और नो, बोलो। क्या मैं बोल सकता हूं क्या आपतन कोण का मान ज्यादा होगा अपवर्तन कोण से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये प्रकाश किरण निकली 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 इधर से, तो यहां पर भी क्या करो, एक नॉर्मल यानी अभिलंब बनाओ, एक अभिलंब बनाओ। जानी चाहिए थी इसको ऐसे, लेकिन अब वापस बाहर वायु है, यानी ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, यानी डेंसर से रेयर में जा रही है। तो जब रेयर से डेंसर में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अभिलंब है, इससे दूर हटेगी, कुछ ये ऐसे जाएगी। बोलो कैसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। बोलो यस और नो। तो इससे किरण जो बाहर निकल रही है कैसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे हिंदी में क्या बोलेंगे, निर्गत किरण बोलेंगे। कोई परेशानी तो नहीं है दोस्तों, कोई परेशानी है क्या। और दोस्तों ये निर्गत किरण अभिलंब से जो कोण बना रही है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी निर्गत कोण। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। कारण क्या है, देखो पहले वायु से पानी में आई, फिर पानी से वापस वायु में जा रही है, तो जो बिहेवियर इधर चेंज होगा वैसा ही बिहेवियर तो कुछ इधर होगा। मान रहे हैं कि भाई थोड़ा सा कि भाई ये और ये इनमें मान लो से कुछ डिफरेंस मिलेगा, कुछ ये डिफरेंस मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो आपतन कोण और इमर्जेंस एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो आई और ई का मान बराबर रख रहा हूं मैं, बताओ
या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये वाली किरण और ये वाली किरण दोनों समांतर होगी, पैरेलल होगी। बोलो यस और नो, पैरेलल होगी। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, सही बात है। बोलो सही बात है या नहीं है? सही बात है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर, ठीक है। तो ये 1 2 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि मैंने पूरी तैयारी कर ली निर्माण बैच से, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है। कोई बात नहीं, 1-2 क्या 4-5 भी होंगे, कोई भी बच्चा हो तो वो देखो आप किस वजह से है। इसका मेजर रीजन होता है रिवीजन नहीं होना या क्वेश्चन को ढंग से समझ नहीं पाना। चलिए बताएंगे कौन सा पेरेनकाइमा उत्तक का गुण नहीं है। तो पेरेनकाइमा टिश्यू, ये भी बहुत सारी सेल्स यानी कोशिका से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो इन कोशिका के बारे में बताइए, इन सेल के बारे में बताइए, इन कोशिका के बारे में बताइए, इन कोशिका के बारे में बताइए। कोशिका कैसी होती है, लिविंग होती है, डेड होती है, कैसी होती है? आ जाओ। तो पेरेनकाइमा टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है वो लिविंग होती है, जीवित कोशिकाएं होती है, डेड सेल नहीं होती है। बहुत बढ़िया दोस्तों। कोशिका के चारों ओर होती है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, पतली होती है? दोस्तों पतली होती है, देखो लिखा हुआ है थिन सेल वॉल। क्लियर है? ठीक है। तीसरी बात क्या है दोस्तों, इन कोशिका के बीच में काफी स्पेस होता है, काफी स्पेस होता है। ये लूजली अरेंज होती है, ये है ना, तो पतली होती है। और दोस्तों इस पेरेनकाइमा टिश्यू का काम क्या है? फूड को स्टोर करना, भोजन का संग्रहण करना। दोस्तों क्या कसकर जुड़ी होती है कि नहीं? इनके बीच में काफी गैप होता है, तो ये बात गलत है। दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन? मजा आया नहीं आया? मजा आया या नहीं आया? बोलो, आ गई बात समझ में? चलिए बताओ। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे दोगे? होमवर्क है, कई बार मैं बता चुका हूं बहुत। अब देखो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, क्या पहले नहीं आते थे क्या? तो बढ़िया है, एटलीस्ट स्टेटमेंट वाले 4-5 आने चाहिए, जो ये जो ऊपर से पढ़ के जाता है ना वो बाहर हो जाए, बस वो अच्छे बच्चे जाए रेलवे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। जिस मिश्रण में तरल की बूंदें गैस में फैली होती है, यानी गैस में तरल घुला हुआ है, इस प्रकार के कोलोइड को क्या बोलते हैं? तो गैस में जब तरल घुला होता है इस प्रकार के कोलोइड को हम लोग बोलते हैं एरोसोल। देखो जब गैस में लिक्विड यानी तरल घुला होता है इसको बोलते हैं एरोसोल, और जब गैस में सॉलिड यानी ठोस घुला होता है इसको भी बोलते हैं एरोसोल। तो उसको कई बार सॉलिड एरोसोल के नाम से भी जानते हैं, उसको लिक्विड एरोसोल के नाम से भी जानते हैं। तो जब गैस में लिक्विड घुला होता है इसको बोलते हैं एरोसोल। इसके एग्जाम्पल क्या है? जो फॉग, क्लाउड, मिस्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों मैं बता रहा हूं अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया ना आपने, कल से क्लास बंद हो जाएगी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं जो इधर पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क का, वो तुमसे होता नहीं है, और तुम मतलब बस टीचर सारी मेहनत कर ले और तुम घर पे बैठ के चना जोर गरम खा लो, चाय पी लो बैठे बैठे। अगर इस क्वेश्चन अभी जैसे 2465 बच्चे देख रहे हैं, 2465 अगर कमेंट नहीं आया इस क्वेश्चन का आंसर कि सर ये होगा, चाहे गलत दे दो लेकिन करो तो सही। और ये मत देना ABC, ये वो मजाक नहीं चल रहा है कि बताओ क्यों, थोड़ा कारण भी बताना। और नहीं आया ना, कल मैं क्लास लूंगा, मैं सही बता रहा हूं ईमानदारी से। मतलब मेहनत वगैरह कुछ करते नहीं हो, फिर सोचते हो सिलेक्शन हो जाए हमारा। दोस्तों आप लोगों को 4 कार्बन के यौगिक दिए हुए हैं, तो इनके क्वथनांक बताओ बढ़ते क्रम में, बताओ। तो इन सब के दिए हुए एनसीईआरटी में। परेशान हो गया आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के। 4 आप लोगों को सह संयोजक यौगिक है जिनके क्वथनांक दिए हुए हैं और गलनांक दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा किसका है? आपका एसिटिक एसिड का है, सेकंड नंबर पे एथेनॉल है, एसिटिक एसिड, सेकंड नंबर पे एथेनॉल, थर्ड नंबर पे कौन सा है आप लोगों का? क्लोरोफॉर्म 334, और सबसे कम है मीथेन। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों कोई बच्चा ये कॉमन सेंस से कर सकता था क्या? मान लो उसको डाटा याद नहीं है, क्या कॉमन सेंस से कर सकता था क्या वो? देखो मीथेन किस अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। भाई अभी टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री है मान लो, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर भी गैस अवस्था में है। इसका मतलब क्या है? इसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, 20 से भी कम चाहिए। तो ऐसे ही सोच सकते थे, दो ऑप्शन इनमें से सही होगा, ए या डी में से होता। तो कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताना। और दोस्तों आज आप लोगों का आखिरी दिन है,
मैं आपको बोल रहा हूँ यार, एक बार मेहनत कर लो, आपको बार बार कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपका देखो एलपी का भी एग्जाम होगा, आपका टेक्नीशियन का भी एग्जाम होगा, आरआरबी जेई का भी होगा, ये तो अभी है। और फिर आपकी नई भर्तियां जो आ रही है, जैसे ग्रुप डी की आ चुकी है, ठीक है। तो निर्माण बैच ज्वाइन करो, डेली लाइव क्लास चलती है दोपहर 1 बजे। आप लोगों को पिछले साल का भी मैंने बैच दे दिया है, 200 रुपए का पूरा ऑफ है, पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। कूपन कोड लगा लीजिएगा India20। तो प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, पेड कोर्स में जाओ, निर्माण बैच में जैसे बाय नाउ करोगे, पेमेंट करोगे, मतलब वहां पर आपको ऑप्शन आ जाएगा कूपन कोड का, ठीक है। चलिए, और वीओडी बैच में पिछले साल का बैच अगर किसी को जल्दी पूरा करना है तो इस माध्यम से कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।